नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूरोप से उलट भारत में लगातार कम मिल रहे हैं कोरोना के संक्रमित मामले। सक्रिय केस घटकर हुए 15,378। पीएम आज मथुआ धर्म महामेला 2022 को करेंगे संबोधित। श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती पर होगा आयोजन। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत ने संभाला सीएम का पद। आज विश्वास मत करेंगे पेश। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे सतीश महाना। आज लखनऊ में होगी औपचारिक घोषणा। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में बढ़ाया कदम। यूरोप के देशों और चीन समेत कई अन्य देशों में जहां ओमिक्रॉन का उपस्वरूप BA.2 कहर मचा रहा है, वहीं शुक्र है कि भारत में संक्रमण दर जो है लगातार घट रही है। इसके लिए देश में चलाए गए जबरदस्त टीकाकरण अभियान और उसके कारण बढ़ी इम्यूनिटी को माना जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1,259 नए कोविड केस मिले हैं और इस दौरान 35 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इस दौरान सक्रिय केस घटकर 15,378 रह गए हैं और 1,705 लोग इस महामारी से उबर पाए हैं। देश में मंगलवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में सक्रिय केस में 481 की कमी आई थी। इस दौरान 1,705 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस तरह का कोरोना से उबरने वाले कुल संख्या जो है इन लोगों की 4,24,85,534 हो गई है। वहीं 35 और मौतों के साथ कुल मृतक संख्या 5,21,070 हो गई है। देश में वयस्कों के साथ ही बच्चों का टीकाकरण भी तेजी से जारी है। बीते 24 घंटे में 25,92,407 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इस तरह अब देश में कुल जो है खुराक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुरनगर में आयोजित मथुआ धर्म महासम्मेलन 2022 को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। मेले का आयोजन श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के मौके पर हो रहा है। मथुआ धर्म महामेला 2022 अखिल भारतीय मथुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार से शुरू हो रहा है। मेला 5 अप्रैल तक चलेगा। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि मैं कल 29 मार्च को शाम 4:30 बजे मथुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करने का अवसर मिलने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हम महान श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी की जयंती मनाएंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। पीएमओ द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि हरिचंद्र ठाकुर ने आजादी के पूर्व के युग में अविभाजित बंगाल में अपना जीवन वंचितों व निचले तबके के लिए उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। उनके द्वारा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन 1860 में ओरकांडी से शुरू हुआ था और आगे चलकर इसके कारण मथुआ धर्म की स्थापना भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभाला। सोमवार को सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली है। 3 बार के विधायक प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीती हैं। राज्यपाल पिल्लई ने 29 मार्च यानी आज से कई विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया है। सीएम प्रमोद सावंत को मंगलवार को विश्वास मत पेश करना होगा और इस सत्र में सदन के नए स्पीकर का भी चयन होगा। भाजपा ने जहां विधायक रमेश तावड़कर को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है, वहीं विपक्ष ने कांग्रेस विधायक अलेस्को सिकेरा का अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई ने सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुए समारोह में सावंत और 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सावंत ने कोंकणी भाषा में शपथ ग्रहण की और इसके पहले मार्च 2019 में तत्कालीन सीएम मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद सावंत पहली बार सीएम बने थे। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को लखनऊ में होगी। महाना विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले कानपुर के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले 1990-91 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कानपुर के हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। महाना के विधानसभा अध्यक्ष बनने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में खाली हाथ कानपुर की झोली में एक अहम पद आ गया है। सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा की पिछली कई सरकारों में वह मंत्री की भी भूमिका में रहे हैं और इस बार वह बिल्कुल अलग भूमिका में भी नजर आएंगे।
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर एक और जहां नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, वहीं युवाओं और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा जैसा बड़ा महकमा देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का साथ शिक्षा में संघ परिवार का एजेंडा लागू करने की कमान भी सौंपी गई है। प्रदेश के पर्यटन विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन महकमे की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है। संदीप सिंह को बजट मानव संसाधन की दृष्टि से काफी अहम बेसिक जैसा विभाग सौंपा गया है। पहली बार मंत्री बने जेपीएस राठौर को सहकारी मंत्रालय की कमान सौंपकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन विभाग की कमान तेज तर्रार दयाशंकर सिंह को सौंपकर विभाग की छवि सुधारने के साथ सड़क परिवहन की दृष्टि से यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग देकर दलित वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूरोप से उलट भारत में लगातार कम मिल रहे हैं कोरोना के संक्रमित मामले, सक्रिय केस घटकर हुए 15,378। पीएम आज मतुआ धर्म महामेला 2022 को करेंगे संबोधित। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर होगा आयोजन। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत ने संभाला सीएम का पद, आज विश्वास मत करेंगे पेश। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हो गए सतीश महाना, आज लखनऊ में होगी औपचारिक घोषणा। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में बढ़ाया कदम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान बिल पेश किए जाने समय विपक्ष ने लखीमपुर खीरी कांड मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को घेरा। इस दौरान जब कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस कांड की चर्चा करते हुए मिश्र के मैपिंग की मांग उठाई तो गृह राज्य मंत्री भड़क गए। दरअसल अजय कुमार मिश्रा जब विधेयक से जुड़े बिंदुओं को सदन में रख रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने यह टिप्पणी की कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी का जवाब देते हुए मिश्र ने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि मैं 2019 में नामांकन पत्र मैंने भरा था, उसमें खुद से संबंधित सारी जानकारियां दी हैं। अगर विपक्ष यह साबित कर दे कि मुझ पर एक भी मुकदमा है, मैं 1 मिनट में थाने या जेल गया हूं, तो मैं इसी समय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मिश्र ने कहा कि विपक्ष को व्यक्तिगत आरोप लगाने के बदले पेश किए जाने बिल पर अपनी बात रखनी चाहिए। गौरतलब है कि बिल पेश किए जाने के दौरान लखीमपुर खीरी कांड मामले में टीएमसी सांसद सौगत राय सहित कई अन्य सांसदों ने भी गृह मंत्री पर निशाना साधा। सौगत ने कहा कि यह बड़ा मामला है, इस मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बिल से संबंधित संशय को दूर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं इस बैठक से बाहर निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज की बैठक में भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के विस्तार के लिए पीएम मोदी जी का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष ने हम सभी को कहा है कि 6 से 14 अप्रैल के बीच हम सामाजिक न्याय के लिए जगह जगह बैठकें करें। आपको बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को भी भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने सांसदों को राजनीति के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में मारे गए एसपीओ इशफाक अहमद के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। साथ ही एक अन्य एसपीओ भाई को पुलिस में कांस्टेबल पद पर बहाली के आदेश 2 दिन में जारी करने का भी ऐलान किया है। वह पुलिस के ए वेतन तेरे विषय पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों को भारी कीमत चुकानी होगी। यह साफ संदेश है कि हमने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे रखी है, वे आतंकियों तथा उनके सहयोगियों को पूरी तरह से कुचल रहे हैं
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते पर चल रहा है। आतंकी तथा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान व एक निशान को पूरा करने के लिए समाज की स्थापना की दिशा में देश जो है वो लगातार तरक्की कर रहा है। गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं में कोरोना संक्रमण के जोखिम को लेकर अब तक कई वैज्ञानिक दस्तावेज सामने आए हैं। हालांकि महामारी की आगामी लहर की वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पहली बार सरकार ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस पर एहतियातन कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं पर संक्रमण प्रभाव के बारे में जानने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है, जो पहली बार महामारी के अब तक प्रभावों के बारे में सही जानकारी सामने ला सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ तब मिलेगा जब अध्ययन के लिए निष्कर्ष आगामी माह के केंद्रीय स्तर पर गठित समितियों के समक्ष रखे जाएंगे और इन्हीं परिणामों के आधार पर सरकार देश भर के अस्पतालों के दिशा निर्देश को तैयार करेगी, ताकि भविष्य में कोरोना की कोई लहर आती है तो इस वर्ग को समय रहते बचाया जा सके। चार P-8I विमानों वाली अपनी दूसरी एयर स्क्वाड्रन को नौसेना मंगलवार को मोर्चे पर तैनात करेगी। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की टोही क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। P-8I विमान लंबी दूरी वाले समुद्री टोही विमान है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन 316 को गोवा में डाबोलियम के पास एक नौसेना हवाई स्टेशन INS हंसा में नौसेना प्रमुख R हरि कुमार की मौजूदगी में कमीशन किया जाएगा। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन 316 बहुभूमिका वाले लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान P-8I विमानों और पनडुब्बी रोधी जंगी जहाजों का संचालन करेगी। चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े दखल की चिंताओं के बीच इस नई स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा। P-8 विमानों में 2 जेट इंजन है और इसे हवा से जहाज पर वार करने वाले मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस किया जा सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूरोप से उलट भारत में लगातार कम मिल रहे हैं कोरोना के संक्रमित मामले। सक्रिय केस घटकर हुए 15,378। पीएम आज मतुआ धर्म महामेला 2022 को करेंगे संबोधित। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर होगा आयोजन। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत ने संभाला सीएम का पद। आज विश्वास मत करेंगे पेश। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे सतीश महाना। आज लखनऊ में होगी औपचारिक घोषणा। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में बढ़ाया कदम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के हुनर को निखारने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रतिभा विकास कार्यक्रम के तहत मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के जरिए ओखला के स्लम बस्ती इंद्र कल्याण बिहार में इसे लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम महानगर की 4 झुग्गी बस्ती चाणक्यपुरी की संजय कैंप, रंगपुर पहाड़ी, ओखला के इंदिरा कल्याण बिहार और वसंत कुंज के इंदर कैंप में आयोजित किया जाएगा। प्रतिभा विकास कार्यक्रम गरीब बच्चों को संगीत, नृत्य, रंगकर्म और क्रिकेट में अपनी प्रतिभा को निखारने और उसे प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। बच्चों को वरिष्ठ कलाकार और खिलाड़ी विशेष ट्रेनिंग देंगे और प्रतिभावान बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के SCF और IT प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बोर्ड के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। बोर्ड लाइफस्टाइल के सह संस्थापक और CMO अवन गुप्ता ने इसे लॉन्च किया है। बता दें कि कैलाश सत्यार्थी गरीब और लाचार बच्चों के लिए काम करते आए हैं और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत भी हैं।
उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज मंगलवार से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा। आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान सदन पटल पर रखेंगे। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया जाएगा। हालांकि कार्य मंत्रणा में कांग्रेस की ओर से कोई विधायक शामिल नहीं हुआ है। विधानसभा सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसी दिन शाम को सरकार की ओर से लेखानुदान पेश किया जाएगा। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पक्ष और विपक्ष ने सत्र के दौरान संसदीय कार्रवाई पर चर्चा की है। कार्य मंत्रणा में एक दिन का एजेंडा तय किया गया है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक खजान दास, बसपा विधानमंडल दल के नेता मोहम्मद शहजाद मौजूद रहे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का झटका सोमवार देर रात 2:52 पर आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि भी की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर से 147 किलोमीटर उत्तर में आया था। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेटें होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट टूटने लगती हैं। इन प्लेट के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 3 लाख महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा बीमा का प्रीमियम अब सरकार देगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति बीमा 12 रुपए, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सरकार 330 रुपए देगी। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रीमियम राशि 31 मई से पहले डाली जाएगी। प्रीमियम का पैसा महिलाएं अपनी जेब से दे रही थी। राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी स्वयं सहायता समूह अब 4% ब्याज पर अधिकतम 20 लाख रुपए का कर्ज ले सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ शिमला, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिले में थी। अब सोलन, सिरमौर और बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, लाहौर, स्पीति, चंबा और हमीरपुर जिले में भी यह सुविधा दी जाएगी। मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटला में 400 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हेरिटेज थीम पार्क बनेगा। भक्तों को भारतीय संस्कृति की झलक के साथ रामायण, गीता, शिव गाथा की जानकारी मिलेगी। नई पीढ़ी अध्यात्म से रूबरू हो सकेगी। पार्क मां वैष्णो देवी के भक्तों को सुखद अनुभव कराएगा। वहीं शिवखोड़ी में बाबा भोले के भक्तों के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मां वैष्णो देवी यात्रियों को ज्यादा दिनों तक रोकने के लिए योजना बनाई गई है ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उद्योग व वाणिज्य विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर ने बताया कि आतंकवाद से झुलस रहे जम्मू कश्मीर को औद्योगिक पिछड़ापन अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूरोप से उलट भारत में लगातार कम मिल रहे हैं कोरोना के संक्रमित मामले। सक्रिय केस घटकर हुए 15,378। पीएम आज मतुआ धर्म महामेला 2022 को करेंगे संबोधित। श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर होगा आयोजन। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्रमोद सावंत ने संभाला सीएम का पद। आज विश्वास मत करेंगे पेश। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे सतीश महाना। आज लखनऊ में होगी औपचारिक घोषणा। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में बढ़ाया कदम।